और जो ग्राफ बताते हैं ना, उस ग्राफ को मेमोराइज करना है। क्यों ऐसा ग्राफ को बाद में समझेंगे। साइन का ग्राफ अगर कभी पूछते हैं तो ऐसे चलना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, ऐसा होता है। कॉस का ग्राफ पूछते हैं, दिमाग में आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होता है। क्योंकि बार बार फिजिक्स में मैं उसका बात करूँगा कि यहाँ पे देखिए मैंने ऐसा ग्राफ पढ़ाया था। मतलब अब आप एकदम चीज़ों में लग जाओ। तो बहुत छोटा सा होमवर्क दिया था साइन का और कॉस का, यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, एक फार्मूला स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। एग्री? सॉरी, साइन बी, इसको फार्मूला लिख लीजिए। देखिए अच्छा, यहाँ पे a इक्वल टू बी हो जाएगा तो क्या होगा? साइन 2a हो जाएगा, a और a। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन ए, दोनों सेम टर्म हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ से ही इस फॉर्मूला को डिराइव कर दिया, करेक्ट? साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एग्री ना? अब यहाँ पे इसमें अगर a इक्वल टू बी करोगे तो ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 0 होता है। ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, अगर मुझे इस फार्मूला को रटना रहेगा तो मैं ऐसे रटूंगा एक साथ, साइन ए प्लस माइनस बी। ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है? माइनस। तो साइन ए कॉस बी, ऊपर में प्लस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। दोनों फार्मूला कंबाइन कर दिए, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लिख दिए। ठीक है, देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना मैथ लगेगा ही लगेगा। प्लीज़ आप लोग को थोड़ा कॉपरेट और सपोर्ट करो, और जो भी होमवर्क देते हैं बना के लाना है। आज बाद ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल लेकर आइएगा, तभी मैं बढ़िया से पढ़ा पाऊँगा। नहीं, ये इन लोग का होमवर्क दिया हुआ है। बहुत मेहनत करना पड़ा भाई अगला 8 महीना, क्योंकि आप जेईई मेन और नीट के लिए आप 3-6 बायो बहुत कमाल का कर लोगे। अब बायो में जैसे मैम लोग गाइड करते हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट, अभी से प्लानिंग अगर 600 को लेकर नहीं चलोगे, जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो नहीं हो पाएगा। और 600 तभी हो पाएगा जब बायो, मतलब प्लानिंग अभी से होना चाहिए। और इसमें मैं खुद ही ग्रुप बना दूंगा 10-10 का, क्योंकि एक एक स्टूडेंट को तो क्या करना मुश्किल है। 10 का ग्रुप का एक डायरी मेंटेन कर दूंगा, उसमें मेरा प्लान रहेगा कि इस अगला 15 दिन में आपको क्या बना के लाना है, और सब कॉपी देख लूँगा बनाए हो नहीं बनाए हो। मतलब अगर ऐसे प्रेशर नहीं बनाएंगे तो आप नहीं पढ़ोगे, आप पे छोड़ दे। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है इस बात के लिए कि क्या बनाएं सर, क्या छूट रहा है, वो मेरा हेडेक रहेगा। मैं प्लान करूँगा कि इस अगला 1 वीक में आपको रेस और मोशन का असाइनमेंट बनाना है, क्या करना है वो मेरा प्लान रहेगा, आपको बस उसको एग्जीक्यूट करना है। मतलब मैं हो गया मेंटर, आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि सर ये छूट रहा है, ये टॉपिक मेरा नहीं हुआ है, वो सारा हेडक मेरा, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, मतलब ये मैं 12th के बैच में कर रहा हूँ। आप 12th के बैच में देखिएगा तो कुछ कुछ बच्चे, कम से 20 बच्चे का मैं डायरी प्रश्न, हालांकि वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाला काम है। एक एक बात, एक एक बच्चा को याद रखें, मैंने क्या टास्क दिया था तो लिख के देता हूँ। मीटिंग टाइम, अगेन नेक्स्ट मीटिंग टाइम, क्या बनाना है और इतना बना के लाना है।
उसमें लोगों का बहुत कमाल का प्रिपरेशन हो रहा है। और सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से कितना बनाना है, यही हो रहा है ना, क्या करें क्या छूट जाएगा, मुझे तो नहीं पता है कि कहाँ से करने से सारा हो जाएगा। रटना भी है तो यहाँ से रटना है, सोर्स बोलता हूँ, यहाँ से रटो बाकी छोड़ दो, तो प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है। इस सारा काम वही कर रहा हूँ जो मैं खुद के लिए किया था, प्रॉपर प्लान्ड, अनप्लान कुछ नहीं। कितना बनाना है, एच.सी. ब्राउन का कॉपी है तो एच.सी. ब्राउन का अलग कॉपी रहेगा हर चैप्टर बनाया हुआ, प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन, ताकि लास्ट मोमेंट में सिर्फ सॉल्यूशन देखें। लास्ट मोमेंट टाइम नहीं होता है, रिवीजन करना होता है सिर्फ, तो ऐसे करोगे तब होगा। प्लस आपको एक ही ट्रिक दिया था ना कि एनसीईआरटी का पेज बाई पेज पढ़ना है, तो आप लोग को कम से कम, तो बैच स्टार्ट होने में टाइम है तो 2 चैप्टर तो पढ़ के रख ही सकते हो, एनिमल किंगडम और लिविंग वर्ल्ड, और उसका की पॉइंट बनाकर, उससे आपको एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि कैसा मैं काम कर सकता हूँ। और वो की पॉइंट समझी एक बार एक आध चैप्टर का करके एक्सपेरिमेंट देखिए तो सही कितना अच्छा लगता है, पूरा ऊपर एक जगह हो जाएगा। प्लीज़ कीजिए उसको, तो बायो में 360 में आप आराम से 300 का स्कोर कर लोगे, ठीक है, मिनिमम। एनीवे, यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा। मान लेते हैं कि मुझे साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, बट आपको तो 30, 45, 60 यही सब याद रहेगा, और साइन 15 डिग्री की तो कैसे निकालोगे, दिमाग दौड़ाओ। तो सर जो आप जानते हैं एंगल उसी को यहाँ पे यूज करना है, ऐसे कर देंगे 45 - 30, क्योंकि 45 का वैल्यू जानते हो आप, 30 का भी जानते हो, बट 15 का नहीं जानते थे, इस फार्मूला का यूज कर लिए। अब 45 को ए मान लेंगे और 30 को बी मान लेंगे, करेक्ट है। कितना हो जाएगा, साइन 45, लिखिए लिखिए, हैबिट डालिए, कॉस 45 साइन 30, ए कितना होता है, √3/2, ए कितना होता है 1/√2, तो √3/2√2 माइनस 1/2√2, सही है। इतना देर लगेगा, 1/√2 और वो हाफ, एलसीएम कितना होगा 2√2, वैल्यू कितना रहेगा, एग्री। तो अब इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया, किसका एप्लीकेशन कर लिया है, a - b का कर लिया है। मतलब हम लोग देखिए, आपको भी जो एंगल याद रहता है ना, वही मुझे भी याद रहता है। अब आपको साइन 55 डिग्री का पूछ देंगे तो थोड़े आपसे निकलेगा, मुझे भी यहाँ पे याद करना पड़ेगा, मुझसे भी फाइंड आउट नहीं होगा। मैं भी उसी का यूज़ करता हूँ, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, राइट। अब यहाँ देखो भाई, साइन 75 का वैल्यू निकालना रहेगा, दिमाग दौड़ाई तो कैसे करेंगे, जो आप एंगल जानते हो उसके टर्म में, 45 + 30, 45 प्लस, मतलब उसी में माथा मारना है जो आप जानते हैं, उसमें कैसे करें आप फार्मूला का हेल्प से। अब ए हो गया ए और ए हो गया बी, ए हो गया ए और ए हो गया, तो साइन a + b पे जाएगा, और साइन a + b पे जाएगा तो आगे में साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30, कितना हो जाएगा एवरीवन, √3 + 1/2√2। उतना क्यों करेंगे भाई, इतना जो दिमाग लगाए उसमें तो मेरा आंसर आ जाएगा। 45 तो याद ही रहता है ना, 45 तो याद। अच्छा इसमें बोल रहे हैं, यहाँ देखिए एक्चुअल में यहाँ क्या है, माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस था। हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको, ये तो 1 सेकंड का काम हो गया ना। अब एक लाइन लिखेंगे, दूसरा लाइन में वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। cos a + b क्या होता है, cos a cos b, cos a माइनस sin a sin b, और cos a - b क्या होता है, cos a लिखिए प्लस sin a sin b। तो cos a + - b के लिए क्या लिखेंगे, एक साथ अगर
याद करने के लिए, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस, ऊपर प्लस तो पहला क्या रहेगा माइनस, उल्टा चल रहा है ना, यहाँ पे प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या माइनस प्लस, साइन ए साइन बी। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इफ ए इक्वल टू बी हो जाए, ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी होगा तो क्या होगा बता सकते हैं? तो कॉस 2a हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बहुत बार फिजिक्स में आता है, सो मेनी टाइम्स आएगा, ठीक है ना। मतलब ये सब फार्मूला को 100% मेमोराइज कर जाना है। आप एक फार्मूला को 10 बार लिखो, बोर फील करते हो फिर भी लिखो, उससे आप आगे फास्ट हो जाओगे। अच्छा, इसी फार्मूला को स्टूडेंट क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं? जरा देखिए तो कैसे, साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिया ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो माइनस माइनस बिकम्स व्हाट प्लस। ये समझ में आ जाएगा। इसको याद रखेंगे तो ये फॉर्मेट भी याद रहेगा। इसी फार्मूला को ऐसे याद कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा क्यों हो गया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिए, इसमें साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो ये मिल गया, और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे वो मिल जाएगा। तो इन दोनों को याद रखना बेटर है या इसको याद रखिए? इसको याद रखिए, बाकी वहाँ से डिराइव कर लेंगे। करेक्ट है। ओके जस्ट आपसे पूछ रहे हैं क्या ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट? साइन थीटा के लिए लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या मानकर सर ए इक्वल टू थीटा बाई 2 मान लीजिए, तो ए नजर आएगा साइन 2a, हाँ या ना, और फॉर्मूला बैठ जाएगा। ओके, कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो क्या मानकर ए फार्मूला, बट यहाँ पे ए इक्वल टू क्या मान रहे हैं थीटा बाई, लिख लीजिए ए इक्वल टू थीटा बाई 2 मानेंगे तो इसके अंदर ऐसा नजर आएगा कॉस, बात तो एक ही है ना, थीटा को 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। भाई थीटा बाई 2 किसका काम कर रहा है? ए का काम कर रहा है। ओके ये वैल्यू कितना होगा?
साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये वेक्टर में मुझे मिलते रहता है, बहुत जगह मिलता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस 1 माइनस, और कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट, वो जस्ट आपके सामने है। और ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, टू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई 2, यहाँ पे प्लस कर दीजिए स्टूडेंट, प्लस था। अब क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, कॉस थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर बाई थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो इस वैल्यू का आंसर क्या tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये कम से कम तो 10 जगह फिजिक्स में यूज होता है, बट ये मैथमेटिक्स था। अब डायरेक्टली इसका वैल्यू मैं यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ कैसे करेंगे, बट डायरेक्टली ये लिख देता हूँ। मुझे इसका वैल्यू चाहिए, कैसे निकालिएगा, दिमाग दौड़ाइए तो। 45 का आधा है, 45 का आधा है, सॉल्व कीजिए कितना वैल्यू आता है। आइडिया तो मुझे भी है, वैल्यू बताइए। 5 डिग्री, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो एक ही बात है, बट एक ही बात है, लेकिन ये बनेगा cos 2 है, एक इसको मान लेंगे 45 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन cos 45 मुझे पता है। और इस दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1, बोलिए यस। तो 2 cos स्क्वायर 22.5 इक्वल टू 1 प्लस कॉस 45, 1 प्लस इसको इधर भेज दिए, करेक्ट। और इसका 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 बाई रूट 2, तो cos स्क्वायर 22.5, थोड़ा बढ़िया से लिखना पड़ेगा, कुछ बच्चे वीडियो फॉलो करेंगे, इक्वल टू कितना लिखें, रूट 2 प्लस 1 बाई, इस 2 को इधर भेज दिए, एलसीएम ले लिए, राइट। तो cos 22.5 इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। क्या सच में डिफिकल्ट था या इस फार्मूला का यूज़ कर रहे थे, cos 2 है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर साइन 22.5 का रहता तो कैसे करते। यहाँ देखो भाई, इसको आप ऐसे लिख रहे हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, एग्री। तो यहाँ से साइन 22.5 का मतलब जितना भी फार्मूला से एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं वो यूज आएगा फिजिक्स में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, tan 0 कितना होता है, बोलो भाई।
0। tan 30 क्या होता है, पैटर्न देखते रहिएगा। tan 45 क्या होता है, tan 60 क्या होता है। तो ले रहा कि एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रहा है। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एग्जैक्ट tan 90 का वैल्यू नहीं बता सकता है, एग्जैक्ट tan 90 का वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं, नॉट डिफाइंड। आप में से एनीवन जिनका 12th क्लास में मैथ था बोर्ड में, ओके तब तो लिमिट पक्का पढ़े होंगे। उसमें लिमिट में दो, यहाँ ध्यान सुनिएगा, लिमिट में दो टर्म होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। और कंटिन्यूटी भी पढ़े होंगे, उसको चेक करने का तरीका था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर ऐसा मेंटेन हो गया तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। एनीवे यहाँ देखो भाई, आप इसका मतलब मुझे बताइए। इस पे अगर कोई एक चीज़ को क्या पढ़ते हैं, बोलिए रेकरिंग। ऊपर में किसी नंबर पे नाम सुने हैं ना रेकरिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 89.99 जितना 9 दे सकते हो, 89.99 कितना 9, बहुत सारा, मतलब 100 तक तो जा ही सकते हैं। तो सर 90 लिख दीजिए, लेकिन 90 नहीं लिखना है। इसका खास बात है, ये 90 के जैसा है बट एग्जैक्ट 90 नहीं है। तो 90 से कितना छोटा है, बहुत छोटा, क्योंकि 90 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 0.0000000 एकदम जितना हजारों जीरो उसका 1, बट फिर भी 90 नहीं है, फिर भी 90। तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो अगर मैं कहीं पे ऐसे लिखता हूँ स्टूडेंट, थीटा टेंडिंग टू 90 माइनस, बात को समझना भाई, थीटा टेंडिंग टू 90। सर माइनस किए लेकिन कुछ माइनस किए नहीं, माइनस लिख के छोड़ दिए लेकिन कुछ माइनस, इसको पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब आप 90 पे जाना चाह रहे हो, किधर से, ये 90 एक नंबर लिख दिए हैं, थोड़ा मैथ पढ़ लीजिए मुझसे। 90 एक नंबर लिख दिए हैं और उसके बाद बोले हैं कि ये एंगल है, ऐसे जा रहे हैं। तो 9 मान लेते हैं कि 90, यहाँ पे देखिएगा 90 पे आने का रास्ता बताइए। सर दो रास्ता, लेफ्ट से और राइट से। लेफ्ट से जाएंगे तो 80 रहेगा, 81 रहेगा, 82 रहेगा, 83 रहेगा। लेकिन मैंने आपको बोला है कि 90 के बहुत क्लोज आना है, लेकिन एग्जैक्टली 90 पे नहीं जाना है। 90 के बहुत क्लोज जाना है बट 90 पे एग्जैक्ट नहीं पहुंचना है, ये टारगेट है, राइट। तो आप ऐसा लिखोगे और आप बहुत स्मार्ट रहोगे। तो सर एक काम करते हैं, 89.9 रेटिंग कर देते हैं, उसमें आप समझते रहिए। ये मैं बोल दूँगा कि 90 के बहुत पास चला गया, इससे पास नहीं हो सकता है, बट 90 पे नहीं गया, उसी को लिखते हैं 90 डिग्री माइनस। क्या लिखते हैं, और इसको पढ़ते क्या हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड, इसका मतलब है कि 90 पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 90 पे किधर से पहुंच रहे हैं, लेफ्ट साइड से। तो ये जो वैल्यू रहेगा वो 90 से बड़ा रहेगा या 90 से थोड़ा छोटा रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। करेक्ट है ना। वैसे ही इसका मतलब समझ में आ गया। तो इसको क्या पढ़ते हैं, लिमिट ऐसे लिखा रहता है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 90 माइनस। मीन्स हम लोग किसका बात कर रहे हैं, 90 पे जाने का बात कर रहे हैं, फ्रॉम विच साइड, लेफ्ट साइड। इतना आसान है, करेक्ट है, बट एग्जैक्ट 90 पे नहीं है। वैसे अगर आपको बोलेंगे 90.00 जीरो देते रहो भाई, 30 जीरो के बाद 1 दे दो, तो ये 90 से कितना बड़ा है, बहुत थोड़ा बड़ा है, एकदम ऑल, क्या कह सकते हैं आपके लैंग्वेज में, तो ऑल ऑफ मतलब ये क्या हो जाएगा, जो भी है व्हाट एवर, इसलिए मैं असमी नहीं बोलता हूँ। अच्छा है। तो एक्चुअली एक बहुत छोटा वैल्यू है, 0.0000, इतना छोटा है, बट एग्जैक्ट 90 नहीं है, बट 90 से थोड़ा तो बड़ा है। तो उसी को लिखते हैं स्टूडेंट थीटा, इसी को लिखा जाता है लिमिट
जो भी वीडियो फॉलो करेंगे स्टूडेंट, आप ये मत सोचना कि आपका मैथ नहीं था इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना है, ये गलत बात रहेगा। आप ये जानिए कि आप मैथ नहीं था इसलिए मैं इतना लो लेवल में जाकर पढ़ा रहा हूँ। थीटा टेंडिंग टू 90 प्लस, प्लस का मतलब 90 पे जा रहे हैं, किधर से? राइट साइड से, लेकिन एग्जैक्ट 90 पे नहीं पहुँचे हैं। इसमें कुछ जोड़ना है लेकिन जोड़ नहीं रहे हैं, मतलब जो जोड़ना है बहुत छोटा है, राइट। तो इसको पढ़ते हैं क्या? राइट हैंड लिमिट। क्या पढ़ते हैं? यस। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया। 90 प्लस लिखेंगे मतलब 90 पहुंचना है राइट साइड से, मतलब थोड़ा बड़ा रहेगा, और 90 माइनस लिखना है मतलब 90 पहुंचना है लेफ्ट साइड से। तो अगर आप सबको मैं आज का मेरा ऐसे चलता रहेगा फिजिक्स में, टेंडिंग टू 2 माइनस, मतलब मैं 2 के लेफ्ट में हूँ या राइट में हूँ? लेफ्ट में है। किधर है? एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस राइट में है। समझ में आ गया? और जहाँ पे लेफ्ट और राइट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब सिर्फ वहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 2। अगर कहीं पे एक्स टेंडिंग टू लिख दिया, अब प्लस माइनस नहीं दिया, मतलब आपको फ्रीडम दे दिया, आप किधर से भी पहुँच सकते हो, लेफ्ट से या राइट से। तो तीनों का मतलब समझ में आ गया है। ये लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ समझने के बाद ही आपको मैं स्लोप समझा पाऊंगा। याद रखिए स्टूडेंट, इस ग्राफ को भी प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा स्टूडेंट। एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं tan थीटा वर्सेस थीटा का। यहाँ देखिए, यहाँ पे है एग्जैक्ट 90 π/2 और यहाँ पे है पाई, मतलब ये 90 डिग्री है। ये वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। और ये वैल्यू कितना है? 180 है। tan का ग्राफ का पैटर्न है, क्यों ऐसा है बाद में देखेंगे। ऐसे करेक्ट है, बट इस लाइन को टच नहीं करेगा क्योंकि 90 पे नहीं पहुंचेगा। करेक्ट है। तो 0 से 90 के बीच में, यहाँ देखिएगा, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसका वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? tan थीटा वर्सेस थीटा का। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ग्राफ रहता था पॉजिटिव, तो इसका मतलब 0 से 90 के बीच में, नॉट एट 90, 0 से 90 के बीच में tan का साइन क्या रहेगा? इसके बाद पॉजिटिव। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एग्री? और tan 90 पे वैल्यू क्या रहेगा? tan 90 पे अनडिफाइंड, बट मैं पूछ रहा हूँ ए, tan 90 माइनस पे वैल्यू बताइए। 90 वर्ष में तो यहाँ पे 89.99 रेकरिंग पे है, बोले प्लस इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे? क्योंकि होता क्या है ना कि यहाँ पे आप हो tan 90 को लिख रहा हो sin 90 बाई cos 90, ऐसे समझो बातों को। sin 90 तो 1 और cos 90 0, तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया या इन्फिनिटी। बट इन्फिनिटी दो टाइप का हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। करेक्ट है, ये मुझे चाहिए होगा स्लोप के लिए, राइट। लेकिन अगर ऐसे बोल दिए tan 90 अगर पूछेंगे तब आप एग्जैक्ट tan 90 तो बोलना है अनडिफाइंड। क्या बोलना है? बट अगर मुझे इन्फिनिटी के टर्म में चाहिए तो ऐसे बोलेंगे tan 90 माइनस, इसका मतलब आप किस 90 का किस तरफ हो? 90 के पास हो और जस्ट पहले हो, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू कितना लिखना है स्टूडेंट? प्लस इन्फिनिटी। और
90 से 180 के बीच में ग्राफ ऐसा होता है। 90 से 180 के बीच में ग्राफ कैसा रहता है? तो 90 से 180 के बीच में tan का साइन वैल्यू निगेटिव होता है। बट यहाँ पे ऐसे पूछ रहे हैं वैल्यू tan 90 प्लस, इसका मतलब 90 पे नहीं है लेकिन 90 के बगल में है, लेकिन राइट साइड में है। यहाँ देखो भाई, ये हो गया 90, इसके जस्ट पहले जस्ट बाद में वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। क्या मिलेगा? तो कहीं आइए, मैं गैसियस स्टेट में ग्राफ में बहुत यूज होता है, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि P वर्सेस V का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, P वर्सेस V का, और तब मैं आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करके मैं बताते रहूँगा कि देखिए ये एंगल घट रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, घटते घटते ऐसे हो रहा है, और एक ग्राफ ऐसे गया है। तो आप 90 पे जा रहे हो, बट राइट साइड से कम करते हुए 100, 95, राइट। तो 90 पे तो पहुँच तो नहीं पाओगे, बट 90 के जस्ट बगल में तो पहुँच सकते हैं। बट किधर से पहुँचेंगे? राइट साइड से। तो उस टाइम पे 90 पे वैल्यू क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे? यस। तो मुझे आपको बस ये विजुलाइज करवा देना है कि कब प्लस इन्फिनिटी बोलना है और कब माइनस इन्फिनिटी बोलना है। तो इसका वैल्यू क्या बोले स्टूडेंट? 2 पॉइंट हो गया ना। इसका मतलब हो गया P1। इसका मतलब क्या? हम लोग कहाँ पे हैं? जस्ट पहले हैं। और इसका मतलब क्या हो गया? जस्ट बाद में। अब बोलो भाई, एग्जैक्ट 90 पे कंटिन्यूटी है? नहीं, आसमान और पाताल का डिफरेंस है, इतना बड़ा डिसकंटिन्यूटी है। जस्ट पहले प्लस इन्फिनिटी, इससे बड़ा डिसकंटिन्यूटी क्या हो सकता है? जो मैथ का स्टूडेंट होंगे, जस्ट पहले वैल्यू क्या है? प्लस इन्फिनिटी, और जस्ट बाद क्या है? ये थोड़ा डिसकंटिन्यूटी है, बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी। देखिए मैंने क्या लिखा, ऐसे बॉक्स बनाइएगा, साइन ऑफ tan थीटा, राइट। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल लेस देन 90 तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज मोर देन 90, लेस देन 180, लेस देन। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 से छोटा बट 0 से बड़ा तो एक्यूट एंगल। तो tan थीटा का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और यही आगे चलकर स्लोप बन जाएगा। यह आगे चल क्या बन जाएगा? तो सिर्फ ये पूछते रहूँगा कि साइन, अब देखिए ग्राफ देकर बताइए स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एंगल आपको देखना है। क्या देखना है? तो अभी आप ये जानिए कि बस मुझे tan का साइन चाहिए। क्यों चाहिए? बाद में देखेंगे, ठीक है। और थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इक्वलिटी लगाया हूँ, बट यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाए हैं। बोले क्यों? एग्जैक्ट 90 पे हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं, डिफाइंड नहीं है। बट यहाँ पे लगाए मतलब यहाँ पे tan 0 0 होता है, पता है, डिफाइंड है, राइट। वैसे ही 180 पे हम लोग लगाए हैं इक्वलिटी का साइन, लेकिन 90 पे नहीं लगाए हैं। करेक्ट है? दोनों जगह 90 से बचे हैं। तो फिजिक्स में भी अगर कहीं पे ऐसा अगर मैं यूज़ करता हूँ, अगर बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब समझना है कि वहाँ पे डिफाइंड नहीं था चीज़ें। अगर डिफाइंड रहेगा तो इक्वलिटी का साइन लगाते रहेंगे। यहाँ पे tan थीटा का साइन क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। चलिए ये बताइए स्टूडेंट क्या होता है? ये आप जानते हो, 90 माइनस थीटा। और अगर भूलते हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा। किसी को अगर नहीं याद रहेगा तो ऐसे तो लिख सकता है ना, इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा, राइट। बट याद रखते तो और भी बढ़िया है, याद रखना ही है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा,
क्या होता है? tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस, यस, माइनस कॉट थीटा। और भूल गए तो क्या करना है बोली तो? साइन बाई कॉस कर देंगे। साइन कॉस का तो आपको रटा हुआ है ही। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। वेरी गुड। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिमाग में क्या चल रहा है? साइन और कॉस। वेरी गुड। प्लस tan थीटा। tan 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होगा। करेक्ट है। साइन और कॉस से निकालते रहिए दिमाग में। और tan 360 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस tan थीटा। भाई 1 2 3 4 5 बस 12 फार्मूला पिछले क्लास में दिए थे, 6 इस क्लास में दिए हैं और 2 साइन ए प्लस बी करके। करेक्ट है। इस फार्मूला को घर पे जाकर 5-5 बार लिखना है। एकदम यहाँ पे रहना चाहिए फास्ट होने के लिए। ठीक है। tan 45 का वैल्यू बताइए स्टूडेंट। सर 1 कितना होता है? 1। अब मुझे tan 225 का वैल्यू चाहिए। कैसे निकालिएगा? इन सब फार्मूला के हेल्प से निकालना है। तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, tan 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। करेक्ट है। कितना मिलेगा? tan 45 इक्वल टू व्हाट? अब देखो भाई, आज के बाद tan थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब तब पूछेंगे थीटा कितना, तो दोनों एंगल बोलना है। अब तब डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेलेक्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? ये मुझे वेक्टर में बार बार मिलते रहता है। यहाँ देखिए, वेक्टर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट या, और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कोई फार्मूला लगाए 1 मिला, तो 45 तब जब रहेगा जब वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। लेकिन वेक्टर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो 45 रहेगा या 225। ये दोनों लिखना है। ठीक है। ये हैबिट डालिए आज के बाद। 0 से यहाँ देखना है, 0 से 360 के बीच में, 0 से 2 ही एंगल पे tan का वैल्यू 1 होता है। 45 225, 45 एंड 225। याद रहेगा ना? ये सब ऐसा वैल्यू ले रहे हैं जिसको मैं फ्रीक्वेंट यूज करता हूँ। करेक्ट। tan 135 का वैल्यू बताइए। इस फार्मूला का हेल्प लीजिए, यहाँ से जो भी फार्मूला आपको चाहिए होगा। वैल्यू कितना हो जाएगा? लिखो भाई, मैं पेन चला रहा हूँ, आप लिखा करो। जो भी देते हैं आता है फिर भी लिखो। वेरी गुड। -1 कैसे लिखेंगे? tan 90 प्लस 45, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। और cot 45 माइनस cot 45, और cot 45 का वैल्यू कितना? 1। आगे में माइनस है, -1। एग्री? तो ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है। tan 135 का वैल्यू -1 होता है। करेक्ट। अब एक काम कीजिए, tan 315 का वैल्यू बताइए। थ्री 315 को कैसे तोड़ेंगे कि जो आपको एंगल पता है उसी के टर्म में 360 माइनस 45 कर दीजिए। tan 360 माइनस 45। एग्री? क्या लिखेंगे? इक्वल टू व्हाट?
अब आज के बाद अगर ऐसा रहेगा tan थीटा इक्वल टू -1 और थीटा पूछेंगे तो सिर्फ 135 बोलना है या दोनों एंगल बोलना है? दोनों बोलना है, तब रिजेक्ट करेंगे। किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। ये है y एक्सिस, ये है एक्सिस। ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक मैं 45 का लाइन खींचा यहाँ से, कितना? एक काम कीजिए स्टूडेंट, इसी लाइन को आगे बढ़ाइए। कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? और एंगल कितना? ये भी कितना रहेगा? अब यहाँ से ये एंगल जोड़ो 225। इसका वैल्यू सेम ही मिलेगा, सेम तो मिला है। इसका वैल्यू और इस लाइन का वैल्यू, मतलब इस एंगल का, जब इस लाइन से मेजर करते हैं डिफरेंट वैल्यू है या सेम वैल्यू है? सेम वैल्यू है। करेक्ट है? ऐसे भी याद कर लेना। इससे नंबर आएगा, लाइन को आगे बढ़ा देना है। 45 आ गया, दूसरा कौन सा एंगल रहेगा उसको निकालने के लिए उस लाइन को आगे बढ़ा देना है। करेक्ट? और इस लाइन जहाँ से इस ए एंगल मेजर की थी, इस लाइन से यहाँ से पीछे तक आ जाना है। तो पीछे तक आएगा तो 45, तो भी क्या रहेगा 45। तो यहाँ से यहाँ तक 180 और 45 225। समझे नहीं समझे ट्रिक? चलिए, तो ये रहेगा 225। यहाँ देखो भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैथ तो बहुत बढ़िया है। दिक्कत ये नहीं है स्टूडेंट, दिक्कत है कि 10th क्लास से ही प्लानिंग चेंज कर लेते हैं। चलो मेडिकल की तैयारी करेंगे, क्या करेंगे? मैथ से छुटकारा मिला। सबसे पहला दिमाग क्या आता है? मैथ से जान छूटा है। आए पता नहीं कि मैथ से नहीं छूटने वाला है। बिना मैथ का केमिकल काइनेटिक्स समझा पाऊंगा, जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। पता है केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो हर जगह तो ये है ही। इधर कभी भी आपका जूनियर जो 10th अभी जस्ट किया है, गाइड करना चाहिए, किसी को भी गाइडेंस सही देना चाहिए। मेडिकल का तैयारी करना चाहता है, फिर वो उसको बोलिएगा कि एक काम करो, तुम कम ही मैथ पढ़ना, बट ट्रिग्नोमेट्री वगैरह एक 11th में मैथ पढ़ो। क्योंकि 11th क्लास तक अगर मैथ पढ़ लिया और इंटीग्रेशन डिफरेंस जो भी आपको हेल्प कर सकते हो, सही उसको विजुअलाइज करवा दीजिएगा। 12th में जाकर मैथ छोड़ देना। बट एक साल अगर मैथ रख लेगा तो मैथ का उतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे कि उसका फिजिकल काम चल जाएगा। अब अगर पूछेगा कि मैथ लगेगा नहीं लगेगा, तो बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। मतलब ठीक है, बहुत तो बोर्ड जैसा मैथ नहीं लगेगा, बट कम से कम तुमको 2-3 महीना मैथ पढ़ना चाहिए जमकर सही से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस लाइन यहाँ पे ए 45 है, कितना है? इस लाइन से एंगल मेजर कीजिए, कितना हो जाएगा? 135। ये कितना हो जाएगा? इस लाइन को आगे बढ़ाओ भाई, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ। करेक्ट है ना? तो ए 45 है, तो ये भी क्या रहेगा? 45 रहेगा। एग्री? यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा 270 तक आ गए यहाँ तक, और 270 में 45 जोड़ेंगे तो कितना? 315। कितना हो जाएगा? 315। वही मैं विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ। ए लाइन का 135 हो गया, इस लाइन से, इसको रेफरेंस लाइन है, तो 135 -1, 315 भी तो -1, 315 भी क्या है? -1 है। करेक्ट है? बट इस तरीके से आप मत याद रखिए, तो मतलब मैं विजुअलाइज करवा दिया। आप बेटर रहेगा कि किसी भी एंगल का पूछेंगे तो आपके पास 6 फार्मूला तो है। कल के डेट में पूछा tan 330, tan 330, कैसे निकालोगे? 330 के लिए 360 - 30 कर दीजिएगा, वही 6 फार्मूला से काम चला लेना है। ओके स्टूडेंट, अब लिखिए स्लोप ऑफ ए लाइन। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्लोप ऑफ ए लाइन।
हेडिंग क्या है, किसका स्लोप निकालना है, लाइन का। और फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री में स्लोप तो बहुत जगह आने वाला है, राइट। यहाँ देखिए कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देयर इज अ लाइन, राइट। तो जनरली स्लोप का मतलब ऐसे तो मोटा मोटी माइंड में आता है इंक्लाइनेशन, बट वो मैथमेटिकल ये समझ में आ गया बोलचाल के लैंग्वेज में कि स्लोप का मतलब क्या है, इंक्लाइनेशन। बट इंक्लाइनेशन मेजर करने का कुछ तो एक पैरामीटर रहेगा। इंक्लाइनेशन बोल रहे हो कि देखिए यहाँ पे इंक्लाइनेशन ज़्यादा है कम है, तो बोलने में समझ में आ रहा है, बट उसी चीज़ को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए एक वैल्यू डिफाइन किया गया है, करेक्ट है। तो ये कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जहाँ पे कट करता है और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओरिजिन के राइट में है, लेफ्ट में है, ये मेरा लुकआउट नहीं है। ये लाइन इधर भी कट कर सकता था, करेक्ट है। जहाँ भी जैसे बोले वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, अभी रुक जाइए। तो जहाँ भी कट करेगा वहाँ से राइट जाना है, किधर जाना है, यहाँ पे कट किया, इधर जाएं या इधर जाएं, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करो भाई। ऐसे मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए लाइन तक जाना है। कहाँ तक जाना है, और जो एंगल मिलेगा, ये थीटा एंगल मिला, बोले मैंने क्या बोला, स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उसे किधर जाना है, राइट में, और किधर को कैसे घूमना है, कहाँ तक जाना है, लाइन तक। किस लाइन तक, जिसका स्लोप निकालना है। और जो थीटा मिलेगा उसका टैन के वैल्यू को, जो थीटा मिला उसके टैन के वैल्यू को, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं, इतना आसान था, लिख लीजिए। तो यहाँ पे एम जो रहेगा इसी को क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। देखिए समझ में आ गया है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। मैंने क्या बोला, फिर से बोलिए तो। सर किसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा, और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा वो पॉजिटिव साइड होना चाहिए, नेगेटिव साइड या कहीं भी, इधर भी, इससे मतलब नहीं है। अगर ये लाइन यहाँ कट करता तभी क्या करना है, राइट में, थोड़ा राइट में आइए, एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं ये थीटा 1 हो गया, तो इस लाइन का स्लोप tan थीटा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 हो जाएगा, लिख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे कुछ समझाना है, यहाँ से पूरे फिजिक्स के लिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम मैंने ए बी जानबूझ के दे दिया। लाइन का नाम क्या है, ए बी, और बीच में स्क्रू लगा दिया ताकि इसको घुमा सके लाइन को। यह स्ट्रेट लाइन ही है, बट बीच में होल करके स्क्रू लगा दिया है, ऐसा मान लो। अभी इसका एंगल कितना बोलिएगा, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू, मेजर करते थे जिस लाइन पे उसी लाइन पे है, जिस लाइन पे मेजर करते थे, मेजर किससे करते थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, करेक्ट, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही है, तो थीटा क्या लीजिएगा, 0। बनाइए डायग्राम। लेकिन आप मैं बोला हूँ कि मुझे एंगल बढ़ाना है, इस लाइन को ऐसे घुमाकर एंगल बढ़ाना है, तो थोड़ा सा लाइन को ऐसे घुमा दिए तो बी इधर यहाँ चला गया, ऐसे घुमा रहा हूँ स्टूडेंट, और ए इधर आहा, ए थीटा मिला, स्लोप वाला थीटा, किस वाला, स्लोप। उसके बाद थोड़ा और ऐसे बड़ा किया, ए बी, थोड़ा और थीटा बड़ा मिला, राइट। फिर ऐसे कर दिए, बी ए, कहाँ तक आ गए, 90 तक आ गए। तो मेरा टारगेट क्या है, एंगल को बड़ा करना। मैं चेक कर रहा हूँ स्लोप में एंगल कहाँ तक हो सकता है, स्लोप में एंगल कहाँ तक डिफाइंड है पूरे फिजिक्स के लिए, राइट।
और वो उसका तरीका क्या है कि जहाँ पे कट कर रहा है उसे राइट जाके एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और एंगल को बड़ा कर रहे हैं। थोड़ा और एंगल को बड़ा कीजिए, डायग्राम बनाइए। कहाँ से जाना है बोलिए आप लोग? यहाँ पे कट किया, किधर जाएं? लेफ्ट या राइट? कैसे घूमें? कहाँ तक? लाइन तक, लेकिन लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अब ये एंगल ऑप्टिज हो गया 90 से बड़ा, यहाँ पे 90 से अब बिल्कुल वापस ऐसे रोटेट करके इस लाइन पे आ गए और यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया ए। वहाँ से स्टार्ट किए थे जिसमें ए पहले था, आपको विजुलाइज करवाने के लिए। अब एंगल कितना हो गया? 180। जैसे हम लोग सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 180 एंगल बढ़ा करते जा रहे हैं, तो 0 से 180 तक तो आ गए। करेक्ट है? अब देखो भाई, और एंगल बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो ए इधर नजर आएगा, बोलिए यस। अब एंगल क्या होगा? सर वापस 90 से कम हो गया। हम लोग किस कोशिश में थे कि एंगल बढ़ता चला जाए। मैक्सिमम कहाँ तक एंगल बढ़ा सकते हो? 180, मिनिमम 0। तो आज के बाद पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहाँ भी स्लोप का नाम लूँगा तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? यहाँ देखिएगा, दिस इज द कंक्लूजन। स्लोप इक्वल टू बोलिए tan थीटा। सारा गेम थीटा का है, बट थीटा स्लोप में कहीं भी अगर थीटा का बात कर रहे हैं तो थीटा मैं कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा? 0 से 90 के बीच में ही रहेगा स्टूडेंट। आज जो स्लोप इक्वल टू tan थीटा जो होता है उसमें एंगल ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 नहीं, 0 से 180। 180 से ऊपर गेम नहीं है। याद रहेगा? चलिए अब बोलो भाई, आप लोग आंसर दो। जो एंगल मेजर करते हैं स्लोप निकालने के लिए, वो एंगल अगर एक्यूट रहेगा तो स्लोप क्या बोलेंगे? निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि 0 से 90 को जो tan का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। करेक्ट है ना? अभी जस्ट आज के क्लास में देखे हैं, और अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा 180 के बराबर या उससे छोटा, तब tan का साइन क्या होता है? निगेटिव। तो डायरेक्टली अगर पूछेंगे स्लोप क्या है तो बोला है निगेटिव। साइन अगर पूछेंगे तो क्या बोलना है? निगेटिव। और एग्जैक्ट थीटा इक्वल टू 90 है तब क्या बोलिएगा? अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा, स्लोप पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? प्लस इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, प्लस इन्फिनिटी लिखना है। करेक्ट है? पढ़ाए तो आज मैथमेटिक्स में, तो कहीं पर मैं बोलूँगा देखिए स्लोप बिकम्स प्लस इन्फिनिटी, मतलब 90 के बगल में है लेकिन लेफ्ट में है। किधर है? तो क्या रहेगा? प्लस इन्फिनिटी रहेगा।
करेक्ट है, लिखो भाई लिखो। अब जो फिजिक्स का फाउंडेशन शुरू होगा वो सही वे में होगा, थोड़ा हेक्टिक रहेगा लेकिन मैं ट्रैक पे ले आऊँगा नेक्स्ट ईयर तक। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हवा हवाई में पढ़ाई हो जाता है, 10th के बाद कहाँ पता चलता है 2-3 महीने तक जाता है सिलेबस समझने में। बच्चा एनसीईआरटी में खोजते रहता है नोमेनक्लेचर किधर है, मेरे पास आके पूछते रहता है सर नोमेनक्लेचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी में खोज रहा हूँ, नहीं है। तो मैं बोलता हूँ इंट्रेंस एग्जाम का बुक उठाओ, उसमें सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर ही रहता है, राइट। और नोमेनक्लेचर नहीं इंपॉर्टेंट है, बिना नोमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक का कोई भी बात हो पाएगा। बोलते रहेंगे कीटो इनॉल, सर कीटो क्या है, राइट, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस है। मोल कॉन्सेप्ट में खोजते रहता है, नॉर्मलिटी सर कहाँ है ही नहीं, आप नॉर्मलिटी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में नॉर्मलिटी नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट मोलरिटी है, मोलरिटी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन नॉर्मलिटी शायद उसमें एन फैक्टर का जिक्र ही नहीं है। बट इक्विवेलेंट निकलेगा, विदाउट एन फैक्टर नहीं निकलेगा। तो बहुत सारा गैप है। उसमें सबसे पहले तो रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी में फिजिक्स में क्या स्टार्ट किया जाता है, मोशन पहले, अब वेक्टर बाद में। पहले क्या पढ़ना चाहिए, मैथमेटिकल टूल, वेक्टर तब पढ़ेंगे, दोनों ये लैंग्वेज हुआ। मतलब ओरिएंटेशन का मैं बात कर रहा हूँ, अब उस पर कैसे हम लोग कुछ सवाल कर सकते हैं, बाउंसिंग बैक हो जाएगा। बट एक्चुअली ओरिएंटेशन तो सही होना पड़ेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस भी रहना चाहिए क्लास 11th में। बोलिए हाँ या ना। कैलकुलस का सारा यूज 11th में कर रहे हैं, अब पढ़ कब रहे हैं 12th में। सारा यूज 1 महीना के बाद ही हो गया, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का dy/dx। तो बेटर है कि उसी साल उसी क्लास में दे दे, ताकि बच्चा पैरेलली मैथ पढ़ते रहे तो फिजिक्स को आसान लगे। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप फिजिक्स में कैलकुलस की वजह से फील किए होगे, dy/dx, इंटीग्रेशन, स्लोप, राइट। और m इक्वल टू tan थीटा, और अगर थीटा टेंडिंग टू, m इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 90 प्लस, तब क्या वैल्यू बोलिएगा, माइनस। तो जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक था, जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता था वो था पॉइंट 90 डिग्री। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एग्जैक्ट 90 नॉट डिफाइंड, बिफोर जस्ट बिफोर 90 प्लस इन्फिनिटी, जस्ट आफ्टर 90 माइनस। ये लिख लीजिए स्टूडेंट। हो गया। What is the slope of this line? If this line is parallel to horizontal axis, then what is the slope of this line? तो यहाँ पे अगर इसके हम लोग एंगल तो इसी लाइन से मेजर करते थे, सर ये लाइन तो इंटरसेक्ट किया नहीं, कोई बात नहीं है, बट एंगल तो बता ही सकते हैं। तो अगर कोई भी लाइन आज के बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एंगल क्या लोगे, सर या तो 0 नहीं तो 180, मैक्सिमम 180 बोल सकते हैं। नहीं सर ये लाइन इसके उल्टा है तो 180 बोलूँगा, सीधा है तो क्या बोलेंगे 0। दोनों केस में क्या फ़र्क पड़ता है भाई, tan 0 भी क्या है और tan 180 भी क्या है 0। तो क्या दोनों केस में बोल सकते हैं कि स्लोप इज 0, स्लोप क्या रहेगा। तो आज बात क्या सीखे, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पैरेलल रहेगा और तब उस लाइन का स्लोप पूछेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या देना है, m इक्वल टू 0। एंगल पे नहीं फंसना है, एंगल दोनों ले सकते हो, 0 या 180। लिख लीजिए स्टूडेंट, ऐसे लिख लीजिएगा। इफ़ एनी लाइन इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये डायग्राम बना के नीचे, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस then slope of this line equal to 0.
सब लोगों को एक बात याद रखना है कि एक तो पेरेंट्स से मैं ज़्यादा मिलता नहीं हूँ, इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जिस पेरेंट्स से भी बात करता हूँ फिर भाई मेरा भी इज्जत का ख्याल रखना, चलो मेहनत करना। बहुत बड़ा प्रॉमिस कर देते हैं पेरेंट्स से कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा और हार्ड वर्क करेंगे, तो प्लीज़ डू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। और आपका सक्सेस से देखिए, वो आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, आप कमाते रहो तो इतना यकीन कर लो। बचपन से वो आपको बड़ा किए हैं, आप उनको बड़ा नहीं किए हो। उनका खुशी इस बात का रहेगा कि आप सही जगह पकड़ लो। वो चाहते हैं टेंशन फ्री होना। क्या आप सेटल कर जाओगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे ना। उनका 5 साल एज बढ़ जाता है, खुशी से टेंशन फ्री हैं। हालांकि वो टेंशन कभी ख़त्म नहीं होता लाइफ में, लेकिन फिर भी कभी तो एक बात को तो रहता है, बहुत बड़ा प्रेशर रहता है भाई। मैं फील करता हूँ, मतलब अपने मदर का देखता था, जब मेरा नहीं हो रहा था तो मतलब 7 डेज तक फास्टिंग करते थे। ये भगवान वो भगवान जो होता है, मतलब उनका देखिए क्या इमोशन था। मतलब मेरी मदर कम्प्लीटली हाउस वाइफ, सॉरी मेरी माँ कम्प्लीटली हाउस वाइफ है, मतलब उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। फादर हैं ऑनर्स किए हुए हैं फिलॉसफी में, तो उनका बात भी फिलोसफिकल रहता है। हालांकि अब तो उनका भी एज हो गया। बट एक बात था कि मतलब वो पढ़ाई में जितना, अगर उनको लगा था कि शायद मैं पढ़ सकता हूँ, तो बाकी को नहीं डांटते थे भाई में, मुझे बहुत मतलब डांटते थे, पीटते नहीं थे, डांटते थे, पढ़ाई करो। हो सकता है कि गलती से 2nd 3rd क्लास में कभी गलती से स्कूल में टॉप हो गया होगा, अब वो कर दोगे तो पीछे पड़ जाएंगे। ये पढ़ने वाला है, 10 लोग बोल दिया पढ़ने वाला है, अब मैं भी जो उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैथ। वहाँ से चीज़ ऐसे होता है कि कब भगवान का ब्लेसिंग ऐसे आ जाएगा, यू डोंट नो। एक ही चीज़ आता था, मैथ बना कर मुझे बहुत अच्छा मज़ा आता था। तो मैथ एकदम मतलब फील करते थे, बढ़िया लग रहा है। मतलब 10th तक ऐसा था ना कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, फिर मैथ पे आ जाते थे। एडवांस मैथ बना रहे हैं, जनरल मैथ बना रहे हैं, एडवांस मैथ का डिफरेंट पब्लिकेशन का ला के बना रहे हैं। मतलब दिमाग में था 8th क्लास तक मुझे IIT करना है, तो मैथ अच्छा करना। किसने बोल दिया मैथ अच्छा करना पड़ेगा, और जिसने बोला वो खुद एक NITian थे, मैथ अच्छा करो 10th तक, तब जाकर अच्छा होगा। जम कर लग गए। मतलब जो आप अभी से देख रहे हो ना, एडवांस मैथ में ये 10th क्लास के एडवांस मैथ में है, sin A+B कहाँ है, वहाँ पे ही ये सब काम हो गया था 10th क्लास तक। इतना नहीं, इससे बहुत ऊपर लेवल तक काम वहाँ पे ही डन। तब वो उसको 11th में आएगा, फिजिक्स में सब मिलेगा, तो आपको तो आसान ही लगेगा। वहाँ पे ही हाइट एंड डिस्टेंस एक होता है, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस सुने होंगे। वो पूरा टफ प्रॉब्लम, उतना टफ तो मतलब यहाँ देखते हैं क्लास 11th में भी नहीं है। अलग अलग पब्लिकेशन का जब परचेज करके तो 200 प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस का ही चल रहा है। sin A+B तो बहुत सिंपल सा बोला हूँ, हम लोग तो sin 18 डिग्री का, sin 36 डिग्री का, मतलब जितना भी हो सकता है उस लेवल तक 10th क्लास तक वो काम किया गया है। बड़ा बड़ा इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व किया गया है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, तो आज के बाद कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो स्लोप क्या बोलना है, एंगल क्या सोचकर, 0 या 180, सर कुछ भी सोच लें, राइट। अब लिखिए, यहाँ देखिए तो स्टूडेंट लिखिए, स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप of a curve at a given point. हेडिंग है स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा बोलिए स्टूडेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस। आप इस वर्ड को समझ जाओगे तो बहुत बड़ा बात समझ जाओगे। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एट द मोमेंट, वो पल, एक खास पल, क्षण, राइट। कैसे बोलते हैं ना, एक घटना, एक इवेंट 12:30 31 सेकेंड पे हुआ, एग्जैक्ट। इंस्टेंटेनियस को ऐसे समझो कि आप किसी का फोटोग्राफ ले रहे हो, फोटो खींच रहे हो, उसी मोमेंट को तो खींचे हो। अब बहुत सारा कैमरा में टाइम भी दिखाता है, कौन सा दिन कितना बजे खींचा गया है। तो जो फोटो है वो किसी इंटरवल का है, वीडियो थोड़े बना रहे हो, क्या खींच रहे हो,
स्टिल फोटोग्राफी, राइट। इसका मतलब जो फोटो मैंने किसी का लिया तो वो जो आया वो क्या है, एक पल का मोमेंट है, क्या है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस, करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि एक कोई इवेंट हुआ है 12:30 से 1 PM के बीच में, 12:30 से 1 के बीच में, तो एक किसी एक मोमेंट है या बहुत सारा मोमेंट उसमें है, बहुत सारा छोटा छोटा पल मिलाकर एक इंटरवल बिना, तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज बात, क्या बोलेंगे। तो 2 पॉइंट के 2 टाइम के बीच कुछ ले रहे हैं, 2 टाइम के बीच में, मतलब टाइम इंटरवल अगर ले रहे हैं तो जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज वैल्यू, क्या बोलेंगे। और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट का बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस, करेक्ट है। तो यहाँ देखिएगा, ये तो बचपन से पढ़े हैं ना कि 2 पॉइंट से होकर एक लाइन गुजर सकता है, 2 पॉइंट से कहीं भी 2 पॉइंट हो, दोनों पॉइंट को मिला सकते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, अब इसको 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, ये 2 पॉइंट है स्टूडेंट, पॉइंट P1 और पॉइंट P2, और तब मैं बोलूंगा फाइंड द स्लोप बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2, फाइंड द स्लोप बिटवीन P1 एंड, अब रुको, एक पॉइंट का बात किया या 2 पॉइंट का बात किया, तो एक पॉइंट का तो बात, तो जब आपने एक पॉइंट का बात नहीं किया मतलब वो कभी भी इंस्टेंटेनियस स्लोप नहीं है। 2 पॉइंट के बीच का स्लोप वो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस या एवरेज स्लोप, एवरेज स्लोप बोलते हैं। लेकिन अगर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट का स्लोप पूछेंगे तब क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो स्लोप कितना कैटेगरी का, 2 कैटेगरी का। यहाँ देखो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे आप में से एनीवन, कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे, तो स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप आप फार्मूला जानते हैं, y2 - y1 और डिवाइड बाई 2 पॉइंट था, x1 बाई 1 x2, वो एवरेज स्लोप निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, बट गलती से वही इंस्टेंटेनियस भी था। गलती से क्या था, मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन, ऐसे यहाँ देखिएगा x = 2t कर दिए, तब x का वैल्यू पूछेंगे तो सर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू, बोले यस, डिफरेंट टाइम पे t = 0 पे x का वैल्यू 0, t = 1 पे 2, बोल तो सकते ही हो 2 × 1, x = 2 सेकंड पे 4, करेक्ट है। तो सेम वैल्यू है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू है, लेकिन अब कर दिए, अब बोले एक t = 0 पे तो क्या बोलेगा 2, t = 3 पे सेकंड पे 2, हर मोमेंट में क्या वैल्यू है 2, तो ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट फंक्शन। तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होता है। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम रहता है। ये आगे चल के कहीं पे लिखवाएंगे। तो जितना भी मैथमेटिक्स में मैं टर्म यूज़ करता हूँ, मतलब मैं अपने माइंड में एक प्लान बना के इस मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, अनप्लान नहीं है। मैं 2 साल में जो भी मैथ यूज़ करता हूँ जहाँ पे, वो सारा मैथ यहाँ पे बात करूँगा, ताकि फिजिक्स में आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि मैं कुछ अलग मैथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ देखिएगा, तो आप मैंने क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग जो स्लोप निकालते हैं y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो सर वो तो एवरेज स्लोप हो गया, बट स्ट्रेट लाइन का आगे यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप सिंगल पॉइंट का स्लोप और 2 पॉइंट का बीच का सेम ही होता है। तो स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट स्लोप कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज और इंस्टेंटेनियस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि आप जो निकाल रहे थे वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस भी था। एनीवे, तो आपसे अगर 2 पॉइंट के बीच का स्लोप पूछेंगे तो आज के बाद क्या करना है, ऐसे ग्राफ रहेगा भाई, यहाँ देखो फिजिक्स में कैसे रहेगा, x वर्सेस t का ग्राफ ऐसा रहेगा, करेक्ट है। अब तब मैं बोलूँगा t1 से t2 के बीच में कौन कौन सा पॉइंट, t1 और t2 के बीच में मुझे स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगा, t1 x1, t1 यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगा t2, तब इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, करेक्ट है। तो आज के बाद किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप निकालना है तो क्या करना है, दोनों पॉइंट को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद इसको आगे भी बढ़ा देना है, और बढ़ाने के बाद ये हो गया लाइन,
और किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, फिर से एक बार लास्ट टाइम, जहाँ पे कट करता है, अब बोलो भाई एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट, तो इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट है, क्योंकि एंगल। तो आज के बाद फिजिक्स में कहीं भी कभी भी किसी दो पॉइंट के बीच का स्लोप चाहिए तो क्या करना है, उन दोनों पॉइंट को और आगे बढ़ा देना है। किस बात के लिए, किस पर्पस के लिए? कि वो हॉरिजॉन्टल से कहाँ पे कट करे, तभी तो साइन बताएंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, जहाँ पे कट करा उधर से कहाँ चले जाएंगे, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करके एंगल निकालेंगे। अगर एंगल एक्यूट रहेगा तो इतना तो बोल ही सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो स्लोप बिटवीन P1 एंड P2 निगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। अब मेरा पॉइंट P1 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे है, मुझे सिर्फ साइन बताना है P1 और P2 के बीच का स्लोप का साइन निगेटिव या पॉजिटिव। दोनों पॉइंट को जो ऐड करेंगे, ये P1 है, ये P2 है, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे कट किया, इधर जाएंगे, थीटा ग्रेटर 90 है तो स्लोप क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा इस लाइन का, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब मेरा एक कोई कर्व है, क्या है? कर्व। इस कर्व में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे मुझे चाहिए, ऐसे पूछूंगा फाइंड द स्लोप एट पॉइंट P1, तो मैंने दो पॉइंट का नाम लिया या सिंगल पॉइंट? तो सिंगल पॉइंट का बात करेंगे तो एवरेज स्लोप रहेगा या इंस्टेंटेनियस? हाउ कैन वी फाइंड आउट स्लोप एट पॉइंट P1? क्या करते हैं, जहाँ तक आप जानते हो बताओ। तो आज के बाद किसी कर्व में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप पूछेंगे तो पहला बात तो क्या हो गया, उस एक ही पॉइंट का स्लोप हो गया। हर पॉइंट का स्लोप है या सिंगल पॉइंट का है? सिंगल पॉइंट का है, करेक्ट है। तो वहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट, और टेंजेंट को आगे भी बढ़ाना है पीछे भी। टेंजेंट इज ऑल्सो ए लाइन, टेंजेंट इज ऑल्सो ए व्हाट? लाइन। लाइन का तो स्लोप आप जानते ही हो। इस टेंजेंट जहाँ पे कट करेगा उधर से, और जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वही स्लोप पॉइंट P का कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? स्लोप एट पॉइंट P1। इतना आसान था, बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों का गेम है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है। चलिए यहाँ तक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे स्लोप बता सकते हैं? P2 पे थीटा ग्रेटर 90 हो गया, तो स्लोप एट पॉइंट P2, इसको θ1 बोल देते हैं, इसको θ2 बोल देते हैं। tan θ2 क्या रहेगा? निगेटिव। यहाँ देखिए, अब इस टाइप का कर्व है आज के बाद, जिसका शेप ऐसा बन रहा है, अब विंग्स ऐसे है या ऐसे है, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप। पढ़िए और नीचे लिखिए भी, कॉनकेव अप। इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? कॉनकेव डाउन। जब दोनों में एक वर्टेक्स रहेगा, देखिए तो वर्टेक्स कहाँ पे, किसको बोलते हैं? वर्टेक्स यहाँ पे,
दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्टेक्स। और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्टेक्स। वर्टेक्स पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सर टेंजेंट क्या रहता है, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट, बस टेंजेंट का बस समझते हो, बस उस पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, राइट। ये मेरा बहुत फेमस डायलॉग है, जैसे मैं बच्चा लोग नहीं ध्यान देता है तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट टेंजेंट बन के निकल जाएगा, टच करते हुए, परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। करेक्ट है? तो ऐसे ही बस टच करते हुए टेंजेंट कर्व को कट करता है, नहीं करता है? एक पॉइंट को, मोर देन वन पॉइंट को, ये टेंजेंट, ये मेरा ग्राफ था, यहाँ पे तो टेंजेंट है। तो टेंजेंट किसी भी ग्राफ का उस पॉइंट के अगल बगल नेबरहुड के पॉइंट को कट नहीं करता है, आगे जाके तो कट कर सकता है। मेरा क्वेश्चन क्या था, टेंजेंट किसी कर्व को, और टेंजेंट है किसी एक पॉइंट का, बट वही टेंजेंट कर्व को दोबारा कट करता है, नहीं करता? बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है, जस्ट लाइक दिस। करेक्ट है? तो टेंजेंट आसपास के नेबरहुड के पॉइंट को बस कट नहीं करता है। मतलब अगर पॉइंट P है तो P सिर्फ पॉइंट P को टच करेगा, बट इसके आसपास का इनफाइनाइट नंबर पॉइंट है उसको टच हो सकता है, आगे चल के कट करे। तो ग्राफ का नेचर ऐसा हो सकता है। करेक्ट है? चलो भाई, तो आपको टास्क दिए थे कि यहाँ पे वर्टेक्स है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको भी क्या बोलते हैं, एस, टेंजेंट। तो ऐसे होगा। इस ग्राफ का शेप कैसा था, कॉनकेव डाउन। इसका वर्टेक्स कहाँ पे है स्टूडेंट, बीचों बीच। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। करेक्ट है? ए पॉइंट P3, आपको नहीं था कि जो ए पॉइंट P3 का टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो गया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पैरेलल हो गया है। तो इसका स्लोप क्या रहेगा, यस, यही समझाना चाह रहा था। स्लोप इज व्हाट, 0। इसे पॉइंट बताइए जहाँ जहाँ पे स्लोप 0 है, कहाँ कहाँ पे स्लोप 0 रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट, सर हर वर्टेक्स पे 0, वेरी गुड। A, B, C, D, E, F, स्लोप एट A 0, स्लोप एट B, लिखो भाई लिखो, जानते हो फिर भी लिखो। यहाँ जानिएगा तो यहाँ से ही मैक्सिमा मिनिमा सिखाऊंगा। यहाँ से क्या सिखाएंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए।